Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एनटीपीसी की इस खास पेशकश में आपके लिए एनटीपीसी को आसान बनाने के लिए पिछले वर्ष की महत्वपूर्ण जीके जीएस की प्रश्नों का संकलन हमारे द्वारा लाया जा रहा है। यह इस सीरीज का 19वां सेट है, अर्थात यह इस सीरीज का 19वां वीडियो है। यदि इसके पहले आपने सभी वीडियोज को नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में घूम कर आइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है। दूसरे वीडियोज को भी जरूर देखिएगा, लेकिन इसको पूरा करने के बाद, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे आज का जो प्रश्न है 10 अप्रैल 2016 को पूछे गए सेट पर आधारित है। उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटकर आपके लिए लाया गया है, जो आपके आगामी एनटीपीसी या ग्रुप डी के भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए हुए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले फिर दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है। आशा है कि आपको वीडियोज अच्छी लग रही होगी। और दोस्तों, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले और आप उसका लुत्फ उठा सके, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि उष्णता, हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं। साइंस का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, थर्मोडायनेमिक्स को हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का यदि हिंदी करें तो इसका हिंदी होता है उष्मागतिकी। इसमें बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे उष्मा का प्रयोग, उष्मा का उत्पादन कैसे होता है, उष्मा का एक तरफ से दूसरे तरफ ट्रांसफर, यही सब उष्मागतिकी के नियम, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब पढ़ना होता है। आप लोग ये सब को यदि ऊपर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आशा है कि थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल है, इसमें ज़्यादा डीप जाके आपसे साइंस का प्रश्न नहीं पूछेगा। ये बात आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बहुत ही ईजी था। दूसरा प्रश्न है, न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक, मतलब न्यूक्लियस में कौन परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। एटॉमिक नंबर, जो परमाणु क्रमांक होते हैं, बहुत सारे तत्व हैं हमारे जिंदगी में। पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व के आसपास है, तो उसमें सभी तत्व का अपना परमाणु क्रमांक होता है कि 2 पर ये रहेगा, 10 पर ये रहेगा, 11 पर ये रहेगा, ठीक है। तो उसका निर्धारण कैसे होता है, तो वो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन की संख्या को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं। प्रोटॉन की संख्या को ही एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हैं, इसे जेड से भी डिनोट करते हैं। तो मेन आपको प्रोटॉन की संख्या ही एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु संख्या बताता है, ठीक है। यदि एटॉमिक मास की बात करेंगे तो प्रोटॉन को जोड़िए और न्यूट्रॉन को जोड़िए, वो आपका एटॉमिक मास आएगा, ठीक है। तो इतनी सी बातें हैं। और प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या लगभग बराबर होती है। प्रोटॉन नाम से ही प्रोटॉन पॉजिटिव रहेगा, मतलब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और न्यूट्रॉन एन फॉर न्यूट्रल रहेगा। तो आशा है कि इतनी बातें आपको पता चल गई होगी। परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आई होप आपको इसके बारे में पता होगा। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति ब्राजील में है। ब्राजील के कहाँ है, रियो डी जेनेरियो में। पिछला ओलंपिक, समर ओलंपिक पिछला 2016 वाला रियो में ही हुआ था, आपको पता है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें, जो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति है, तो 39.6 मतलब 40 मीटर के आसपास है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करेंगे, थोड़ा सा हम जानेंगे ब्राजील के बारे में। रियो डी जेनेरियो है जहां यह मूर्ति लगी हुई है, यह ब्राजील का सबसे दूसरा बड़ा शहर है। और ब्राजील के सबसे बड़े शहर की बात करें तो आपने नाम सुना होगा साओ पाउलो का। यह ब्राजील का सबसे बड़ा नगर है। ब्राजील का ही नहीं, साउथ गोलार्ध का सबसे बड़ा नगर है। ब्राजील कहाँ है आपको पता होगा, साउथ अमेरिका में है ब्राजील। ये सब बातें आपको जरूर पता होगी, ठीक है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है ब्राजील। रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, उसके बाद ब्राजील का ही नंबर आता है। ये सब एरिया वाइज रैंकिंग में पूरे विश्व में, ठीक है। और बाकी ब्राजील में बहुत सारी बात है, जैसे ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं। ब्राजील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कॉफ़ी पोर्ट बंदरगाह ब्राजील का साओ पाउलो और सेंटोस, ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और बहुत सारी बातें ब्राजील के बारे में, जब हम ब्राजील के बारे में पूरी तरह अध्ययन करेंगे कंटेंट वाइज तब जानेंगे। अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए कि विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में है। और
पिछला रियो ओलंपिक 2016 यही हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। चौथा प्रश्न है कि पिस्तौल रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? आप लोगों को पता होगा रिवॉल्वर के बारे में, तो सैमुअल कोल्ट। कट्टा, तमंचा, जो भी बोल लीजिए, सभी को इन बातों के जरूर पता होगा। तो रिवॉल्वर का आविष्कारक है सैमुअल कोल्ट। किस वर्ष किए थे यह आविष्कार? तो 1855 में किए थे। यह आपसे कभी नहीं पूछेगा। ये कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। ठीक है, वही है पिस्तौल। पिस्तौल को आप लोगों ने अवश्य देखा होगा, या तो आप मूवी में देखिए, या वेब सीरीज में देखिए, या फिर पबजी खेलते वक्त देखिए। जहाँ भी देखिए, अब तो पबजी रही तो फ्री फायर में देखिए, जहाँ देखना है देखिए, लेकिन जानते रहिए कि इसके आविष्कारक कौन थे। हम लोग चलेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। 4 प्रश्नों का हम लोगों ने सक्सेसफुली अध्ययन कर लिया। पांचवा प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई? तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। कहाँ की गई? कोलकाता के टाउन हॉल में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन मतलब क्या कि स्वदेशी मतलब अपने देश का चीज उपयोग में लाइए और विदेशी चीजों का बहिष्कार कीजिए। तो इसी के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी। सभी लोग विदेशी वस्तुओं को चौक चौराहे पर जमा कर करके उसमें आग लगा दिए थे। देखिए, स्वदेशी आंदोलन जो है, मान लीजिए अभी के युग में जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान दिया हुआ है मोदी जी के द्वारा, उसी टाइप का स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख बात ये है, आपसे आगे आने वाले परीक्षा में ये बात पूछी जा सकती है कि स्वदेशी आंदोलन को गांधी जी ने क्या कहा था, या इस तरह से पूछेगा कि गांधी जी ने किस आंदोलन को स्वराज की आत्मा भी कहा था। तो ये बात याद रखना है, स्वदेशी आंदोलन को गांधी जी ने स्वराज की आत्मा भी कहा था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में इतनी बातें आपके लिए बहुत है। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्वदेशी आंदोलन का मोटो था कि शायद इस आंदोलन के बाद ये जो कोलकाता का विभाजन होने वाला था, बंगाल का विभाजन होने वाला था, वो रुक जाए, लेकिन ये हुआ नहीं। ठीक है, हम लोग चलेंगे छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र मानसरोवर लेक। आप लोगों को जरूर पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में है। हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सब चीज जानेंगे। लंबाई कितनी है आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, स्रोत तो आपको मैंने बताया कि मानसरोवर झील तिब्बत में, चीन में। मुहाना इसका कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। देखिए, भारत में जब ब्रह्मपुत्र नदी बढ़ती है, पहले तो चीन की तरफ से, अब तिब्बत को तो चीन ही हथियार चुका है, तो चीन की तरफ से बढ़ती है। तो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सापो नदी बोलते हैं। ठीक है, तो यह जब भारत में प्रवेश करती है तो यह दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। इधर से दिबांग और फिर लोहित, जब 3 नदी इसमें मिलती है तब यह ब्रह्मपुत्र हो जाती है। और यह आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ती हुई माजुली बनाती है, माजुली आइलैंड जो नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा आइलैंड है विश्व में। उसके बाद यह गुवाहाटी शहर के किनारे किनारे बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो जमुना। यमुना नहीं, यमुना तो हमारा गंगा का है, जमुना के नाम से जानते हैं किसे? ब्रह्मपुत्र को। कहाँ? बांग्लादेश में। ठीक है, इतनी बातें बहुत हो गई, और ज़्यादा नहीं जानिए आप लोग ब्रह्मपुत्र के बारे में। 7वें प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि MMU का विस्तार है। तो MMU का विस्तार है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो उसमें कैसे मेमोरी कहाँ मैनेज करना है, इसका ख्याल MMU ही रखता है। यह क्या है? MMU क्या है? हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, यह आपको बताना है। छोड़िए, मैं ही बताता हूँ, आप लोग बताने में कतराते हैं। यह जो है हार्डवेयर इकाई है, MMU हार्डवेयर इकाई है। ठीक है, जिस तरह से CPU है उसी तरह से MMU है। ठीक है, तो अब लोग हम चलेंगे 8वें प्रश्न की ओर। MMU के बारे में ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, इसलिए आपको भी ज़्यादा नहीं जानना है। 8वें प्रश्न को देखिए। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRP का अर्थ क्या होता है? मैक्सिमम लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैक्सिमम लोग जब कोई सामान लेते हैं, कोई दवा लेते हैं, तो एक बार उसका एक्सपायरी जरूर चेक करते हैं। तो उसमें लिखा रहता है MRP बेस्ड ऑन ऑल टैक्सेस, ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोगों को पता होगा कि MRP का फुल फॉर्म क्या है। MRP का फुल फॉर्म है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब मैक्सिमम प्राइस जो उस वस्तु का होता है वही MRP होता है। यदि उस पर ऑफर है तो वो आपको सस्ता में देगा, लेकिन मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब उससे ज़्यादा में वो नहीं बिक सकता है। ये हो गया MRP। तो MRP का फुल फॉर्म विस्तृत रूप क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। छोड़िए, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना को क्या कहेंगे? फॉरेस्ट लगाना है हमको, दोबारा लगाना है, पुनः स्थापना करना है, तो
तो रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन मतलब होता है प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना, और जब हम इसको उजाड़ दिए तो इसको हम बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों की संख्या को हम लोग कबाड़ते जा रहे हैं, उजाड़ते जा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो इसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। लेकिन जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा रिफॉरेस्टेशन, ठीक है। उम्मीद है इन सारी बातों को आप लोगों को जरूर पता होगा। जानिए 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न साइंस का है कि जिस सामग्री से रोशनी बिना किसी रुकावट के प्रसारित हो सके उसे क्या कहते हैं। रोशनी बिना किसी रुकावट के प्रसारित होगा तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पर आसानी से पार हो जाए, ठीक है, उसे ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। अब ट्रांसलूसेंट होता है कि थोड़ा थोड़ा आर पार हो, ठीक है, और ओपेक होता है कि आर पार नहीं हो। इतनी बात है, ये सब बात बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मैक्सिमम लोगों को पता होना चाहिए ये सब प्रश्न का उत्तर। यदि नहीं पता है तो आप लोग डेंजर जोन में हैं, जिस तरह से पबजी में डेंजर जोन होता है ना, लाल वाला जो आता है उसी तरह से, ठीक है, आप लोग डेंजर जोन में हैं, जल्दी से सेफ हो जाइए थोड़ा थोड़ा पढ़कर। 11वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है। कृत्रिम पैर मतलब यदि हमारा पैर किसी एक्सीडेंट में चोटिल हो गया तो उसे काटना पड़ा, फेंकना पड़ा काट कर, तो उसके जगह पर हम लोग कृत्रिम पैर का यूज करते हैं। तो ये जो जयपुर फूट है कृत्रिम पैर के मामले में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप लोग बोलिएगा भाई क्यों जयपुर फूट क्यों प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, तो चूंकि यह रबड़ का है, यह जो पैर है कृत्रिम पैर है, रबड़ का पैर है, यह सस्ता मिलता है, टिकाऊपन भी होता है। अच्छा, इस पैर को कौन बनाता है यह आपको याद रखना है कि यह कौन सी समिति द्वारा यह पैर बनती है, तो भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा यह पैर बनाया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं, 4 से 5 हज़ार में जो चल नहीं सकते, जिनका पैर कट चुका है, वो नए पैर ले सकते हैं। अपना देश में तो सब लोग इस पैर का यूज करेंगे ही क्योंकि सस्ता है, विदेशों में भी इसकी धूम मची हुई है, विदेश के लोग भी यहाँ इसे यूज करने आते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है, साथ साथ टिकाऊ भी है। लाखों रुपए के पैर मिलेंगे दूसरे कंपनी द्वारा, लेकिन वो टिकाऊ नहीं है। तो इन सारी बातों के चलते ये बहुत ही फेमस है जयपुर फूट, याद रखिएगा। हम लोग देखेंगे 12वें प्रश्न को, जो हमारा अगला प्रश्न है। 12वां प्रश्न है कि भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब भारत में संविधान किस दिन मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहली बात कि कब से मनाया जाने लगा, 2015 से। दूसरी बात है कि क्यों मनाया जाने लगा, क्योंकि इसी वर्ष इसी दिन 26 नवंबर को 1949 में संविधान लागू हो गया था अंशतः, लेकिन पूर्णतः जब लागू हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उम्मीद करते हैं ये सब बात आप लोगों को पता होगी क्योंकि बहुत ही आसान सा प्रश्न है। हम लोग देखेंगे 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न है कि बल, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, तो यह बात बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक साइंस का एक भी हार्ड प्रश्न नहीं आया है। तो बल का एसआई यूनिट जो है न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, बल का क्या है, बल की मास गुने एक्सीलरेशन, फोर्स का जो क्या इसको बोलते हैं डिफिनीशन है, परिभाषा है, फॉर्मूला है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। बल की एसआई यूनिट न्यूटन है। बल के नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, तीसरा नियम आप लोगों को एकदम जुबान पर रटा हुआ होगा, पहला नियम, दूसरा नियम, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अब देखिए ये सब नियम डायरेक्ट पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, आपसे क्या पूछा जाएगा, इन सब नियमों का एग्जाम्पल पूछा जाएगा, ठीक है, कि आप लोग धूप में सूखने दे दिए बिछावन को, फिर उसे झाड़े तो उससे धूल निकला, तो ये किस न्यूटन के किस नियम के चलते हैं, बल के किस नियम के चलते हैं, तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग अब लोग पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदलिएगा तो आसानी से आपको एग्जाम निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगले प्रश्न को देखिए। 14वां प्रश्न है आपका अगला प्रश्न कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी का हिंदी मीनिंग हम लोग जानते हैं पहले, तो फ्रंटियर गांधी का हिंदी मीनिंग होता है सीमांत गांधी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को अन्य नाम से भी जाना जाता है, शायद आप लोगों को पता हो, बच्चा खां, बादशाह खान, इन सबों नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के थे, दूसरे सीमा पर थे, ठीक है, दूसरी ओर थे सीमा के, और वो गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते थे, इसलिए उनका नाम सीमांत गांधी रखा गया, ठीक है। नाम में ज़्यादा कुछ नहीं है, नाम का अर्थ समझिएगा, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया कब, 1987 में।
यह पहले नॉन इंडियन ऐसे थे जिन्हें, पहले विदेशी थे जिन्हें इस भारत रत्न मिला है। ठीक है, और बहुत सारी बातें, खान अब्दुल गफ्फार खां को, ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। इनकी जुबान पर हमेशा भारत का नाम रहता था, बहुत ही देशभक्त आदमी थे। और ज़्यादा नहीं जानिए इनके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को सांझ या भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह से संबंधित बातें, वीनस शुक्र ग्रह से संबंधित बातें एक बार और हुई थी। शुक्र ग्रह को इस सांझ या भोर का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह जो है, सूर्य यदि मान लीजिए सूर्य है तो पहला पर बुध है, दूसरा पर शुक्र है, मतलब सूर्य से दूसरा बड़ा ग्रह है, सॉरी सूर्य से दूसरी ग्रह है दूरी के हिसाब से। ठीक है, और शुक्र ग्रह के बारे में बहुत सी बातें हैं। इसे पृथ्वी के बहन के नाम से जाना जाता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करेगा। इसका कोई उपग्रह नहीं है। एक अंतिम बात कि इसे सुंदरता की देवी के नाम से जाना जाता है। किसे? शुक्र को। शुक्र का अंग्रेजी मीनिंग होता है वीनस। हम लोग चलेंगे 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है कि नोट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ है? पहले जानिए नोट्रे डेम कैथेड्रल है क्या। तो नोट्रे डेम कैथेड्रल एक गिरजाघर है जो कहाँ है? पेरिस में है। यदि आप लोगों को याद होगी कि पिछले वर्ष अर्थात 2019 में इसमें एक भीषण आग लगी थी, जिसमें इसका एक सबसे पुराना मीनार बहुत ही घायल हो चुका था। घायल क्या, उसे बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ था। सॉरी, घायल तो आदमी होगा, बहुत ही क्षतिग्रस्त हो चुका था। ठीक है, तो नोट्रे डेम कैथेड्रल जो है पेरिस का बहुत ही पुराना गिरजाघर है। 850 साल पुराना गिरजाघर है। ठीक है, तो और इसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है। इसमें 2019 में आग लगी थी, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? जहाँ भी मैच हो रहा है यूएई के ही राजधानी में है। ठीक है, तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष अभी इमरान ख्वाजा हैं, जो एक अंतरिम अध्यक्ष है। इसके पहले जो अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, ये इस्तीफा दे दिए हैं। तो अभी अंतरिम अध्यक्ष जब तक कि चुनाव ना हो जाए तब तक के लिए इमरान ख्वाजा को बनाया गया है। और आईसीसी के सीईओ कौन है? आप लोग को अवश्य पता होगा कि मनु साहनी जो है आईसीसी के सीईओ हैं, और सौरभ गांगुली जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। बीसीसीआई का अध्यक्ष अभी नवनियुक्त हुए हैं सौरभ गांगुली जी, उन्हीं के बदौलत से अभी आईपीएल हो पा रहा है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये रहा आपका 17वां प्रश्न। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस मतलब आप लोग उसमें बाहर से इंस्ट्रक्शन दीजिए और वो अंदर का काम करेगा, और आउटपुट डिवाइस मतलब आप अंदर से इंस्ट्रक्शन दीजिए वो बाहर में काम होगा। तो ये हुआ इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो ये देखिए जॉयस्टिक जो है ये इनपुट डिवाइस है, बाकी सब मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क ये सब जो है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक का यूज हम लोग गेम खेलने में करते हैं, आप लोगों को ज़रूर पता होगा। तो और ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं जानना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न कि यदि आप फिलिपहेयो द्वीप पर हो तो आप किस देश में हो? सिंपल सा इस प्रश्न का मतलब यह है कि फिलिपहेयो द्वीप जो है यह किस देश में है? तो मालदीव, जिसकी राजधानी माले, संसद का नाम मजलिस है, वहीं फिलिपथियो द्वीप है। बहुत ही बड़ा टूरिज्म का सेंटर है फिलिपथियो द्वीप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाइमलाइट में हमेशा रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में पूछ दिया है। अब आपसे द्वीप के बारे में पूछेगा तो किस द्वीप के बारे में आपसे पूछेगा, ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आपके परीक्षा के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण कौन सा द्वीप है। तो आपका जो इंडोनेशिया का द्वीप है, एशिया में जो इंडोनेशिया का द्वीप आता है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इंडोनेशिया का सभी द्वीप आप लोग याद रखिएगा। इंडोनेशिया के द्वीप कौन कौन सा है? इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप, बोर्नियो द्वीप, ठीक है, ये सब द्वीप आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, और आपको इंडोनेशिया की जब बात चल रही है, जावा द्वीप, ये सब द्वीप सभी इंपॉर्टेंट है। जाकर्ता राजधानी जो है जावा द्वीप पर है, ये डूबने वाला है। अगला राजधानी इसका बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतान बनने वाला है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग याद रखिएगा। हम लोग चलेंगे 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? तो आप लोगों ने पवन कुमार चमलिंग का नाम अवश्य सुना होगा। इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा। ज्योति बसु वेस्ट बंगाल के सीएम थे, इनका रिकॉर्ड तोड़ा। ज्योति बसु जो है 23 साल शासन किए और पवन कुमार चमलिंग 25 साल शासन करने वाले हैं। ठीक है, तो पवन कुमार चमलिंग कहाँ के मुख्यमंत्री है? सिक्किम के मुख्यमंत्री है। अच्छा, मुख्यमंत्री से याद आया, राज्य से याद आया कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो जिस प्रकार से बिहार में पिछले वर्ष नीतीश कुमार जी नारा लगा कर आए थे कि अब की एक बार हो बिहार में बाहर हो, ऐसा करके नारा लगाए थे, तो उसी तरह से पवन कुमार चामलिंग जी सिक्किम
में न्यू सिक्किम हैप्पी सिक्किम का नारा देकर सत्ता ग्रहण किए थे। पवन कुमार चामलिंग जी कौन पार्टी के हैं? तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के हैं। ठीक है, तो पवन कुमार चामलिंग 25 वर्ष ऐसे करने वाले एकदम सब रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं, 5 बार लगातार बने हैं। तो इतनी बातें हो गई। सबसे लंबा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले बन गए हैं। कौन? पवन कुमार चामलिंग। कहाँ के हैं? सिक्किम के हैं। और सिक्किम की बातें हो रही है तो अगले वर्ष हो सकता है कि सिक्किम में अभी तक रेल लाइन नहीं है, रेल लाइन बनना शुरू हो। ठीक है, 21वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था हरिहर राय प्रथम। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप लोग अवश्य जानते होंगे, हरिहर एवं बुक्का था। तो हरिहर राय प्रथम शासक था। इसके मरणोपरांत द्वितीय शासक बना बुक्का। ठीक है, तो ये है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। इसकी राजधानी की बात करेंगे थोड़ी सी, इसका आप थोड़ा सा जानिए, पूछ सकता है आपकी परीक्षा में। तो आनेगोंडी इसकी राजधानी थी जब हरिहर राय प्रथम शासक था। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हो गई इसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे 22वें प्रश्न की ओर कि आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। उस समय कुछ और था, 23वें था, मैं 25वां दिया हूँ। तो शक्तिकांत दास अभी आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, इनके पहले और बहुत सारे रहे। सबसे पहले कौन थे ये आप जानिए। तो ओसबोर्न स्मिथ नाम से थे। ओसबोर्न स्मिथ यह भारत के सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, आरबीआई 1 अप्रैल 1935। ये सब बातें आपको जरूर पता होगी और ज़्यादा कुछ आपको पता नहीं करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वर्तमान में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा खिलाड़ी है? स्टीव स्मिथ की बातें हैं। स्टीव स्मिथ का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। एक साल ये बैन भी झेल चुके हैं बॉल टेम्परिंग के आरोप में, फिर भी यह अभी टॉप पर है रैंकिंग में। उस समय जिस समय यह प्रश्न लिया गया था उस समय टॉप पर विराट कोहली थे, लेकिन अभी की बात करेंगे तो अभी स्टीव स्मिथ टॉप पर हैं। ठीक है, स्टीव स्मिथ अभी यदि आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन हैं। जिस समय आप लोग यदि वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय आज के दोपहर में, ठीक है, आज मैच चल रहा होगा स्मिथ जी का। ठीक है, तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद तब तक हम लोग चलेंगे 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो लुइस ई वाटरमैन इनका पूरा नाम था। इन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। आप लोग इजीली याद रख सकते हैं, फाउंटेन मतलब झरना और वाटर मतलब पानी, तो पानी झरना का संबंध रहेगा। ठीक है, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने। तो इन्होंने क्या किया था कि पेन में एक नीब लगा दी थी और पेन में स्याही भरने की जगह थी। जब आप पेन लिखते थे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण स्याही नीचे जाता था और पेन से स्याही निकलते रहती थी। ये था फाउंटेन पेन। तो आप लोगों को उम्मीद है कि फाउंटेन पेन की बातें और इसका आविष्कार कब हुआ था ये बातें पता होगी। नहीं पता होगी तो आप लोग जान लीजिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये लो। ठीक है, चलिए 25वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, इनके नाम से आप लोग जरूर परिचित होंगे। इनके नाम से कोई अनजान नहीं है, क्योंकि इनके नाम में ही अनजान है। इनका नाम है समीर अनजान। इन्होंने बहुत सारे गाना लिखा, 4000 से भी अधिक गाना लिखा है इन्होंने। 650 से अधिक फिल्मों में इन्होंने गाना लिखा है। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। ये जो गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है, इसमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं था कि हाँ भाई ज़्यादा जो गाना लिखा है उसमें हम प्राइज़ दें। लेकिन जब इंडिया आया, उसको पता चला, जब मुंबई में रिसर्च कर रही थी गिनीज बुक वर्ल्ड की टीम, तब उन्होंने एक ऐसा सेक्टर बनाया है और तब जाकर इनको पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, तो ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा गाना लिखने वाले हैं समीर अनजान। इनके गाने के बारे में आप लोगों को अवश्य पता होगा, बहुत सारे इनके लिखे हुए गाने हैं जो आप लोगों के जुबां पर रहता है। जैसे आपके प्यार में हम संवरने लगे, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो समीर अनजान साहब लिखे हैं। बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े गीतकार हैं ये। ठीक है, हम लोग चलेंगे 26वें प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि पल्लव वंश का कौन सा राजा संस्कृत में नाटक भी लिखा करते थे? तो पल्लव वंश के दूसरे राजा, ठीक है, आप लोगों को पता होगा महेंद्र वर्मन का नाम, महेंद्र वर्मन इनका नाम आता है, महेंद्र वर्मन प्रथम करके। ये संस्कृत में नाटक भी लिखा करते थे। इन्होंने एक व्यंग बुक भी लिखा था जो मत विलास प्रहसन के नाम से जाना जाता है। तो मत विलास प्रहसन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मत विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे महेंद्र वर्मन प्रथम। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था मंडप शैली में। ठीक है, अच्छा, पल्लव वंश की बात हो रही है तो इसके संस्थापक को जानिए। इसके संस्थापक थे सिंह बर्मन, कहीं कहीं सिंह विष्णु भी नाम आता है।
पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। और कांचीपुरम को किस नाम से जानते हैं? दक्षिण के काशी के नाम से। ठीक है, यह जो वंश था पल्लव वंश मंदिर निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि दक्षिण का वंश है तो मैंने पहले भी बताया है कि दक्षिण का जो भी वंश रहेगा द्रविड़ शैली में मंदिर बनाएगा। उत्तर का नॉर्थ से नागर हो जाएगा, बीच में मतलब मध्य भारत में बेसर शैली में, और दक्षिण में द्रविड़ शैली में। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। बहुत सारे मंदिर का निर्माण इस वंश के शासक ने कराया, जैसे मामल्लीपुरम का मंदिर, ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में है। तो ये सब बहुत सारी मंदिरों का निर्माण इसने करवाया था, इस वंश के शासक ने करवाया था। ठीक है, तो आई होप कि पल्लव वंश के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें जान लिया। अब हम लोग चलेंगे 27वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि फोर्ब्स 2020 की सूची के अनुसार विश्व का अधिक अमीर आदमी कौन है? तो जिस समय उस समय का प्रश्न था जब एग्जाम हुआ था तो उस समय बिल गेट्स जी सबसे अमीर थे, लेकिन अभी की बात करें तो अभी जेफ बेजोस किसके जेफ बेजोस अभी सबसे अमीर आदमी है। ये किसके सीईओ हैं, किसके मालिक हैं? अमेजॉन के। ठीक है, अमेजॉन के मालिक हैं जेफ बेजोस जी, जो अभी सबसे अमीर आदमी हैं। अभी मुकेश अंबानी जी 8-10 स्थान पीछे हैं, शायद 7वें स्थान पर अब हैं। ठीक है, 28वां प्रश्न है, प्रश्न ऊपर नीचे हो गया कि निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? जब ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज बढ़ जाती है तब मधुमेह हो जाता है। अभी भागदौड़ की ज़िंदगी में आदमी को अपनी सेहत पर समय नहीं देना चाहता है और ना दे पाता है, यदि चाहता भी है तो दे नहीं पाता है, उसे समय की कमी होती है। इस कारण उसके शरीर में बहुत सारा रोग पनपने लगता है, और इसमें एक बहुत ही ट्रेंडिंग रोग है जिसका नाम होगा मधुमेह, मतलब डायबिटीज़। डायबिटीज़ किसके कारण होता है? ग्लूकोज के कारण। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तब उस डायबिटीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इन सभी बातों का आपके दिमाग में डायरेक्ट असर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम लोग चलेंगे 29वें प्रश्न की ओर, इसके बाद एक और प्रश्न, उसके बाद आज का सेशन खत्म। प्रश्न है कि उत्तर की समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर की समतल भूमि में एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। हिंदी बात करें इसकी तो जलोढ़ मिट्टी। ऐसे भारत में मिट्टी के 8 प्रकार हैं, लेकिन भारत के साथ साथ पूरे विश्व में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी में से एक है एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। यह जो मिट्टी है जल के द्वारा नदियों के बहा कर लाई गई है। आप लोग यदि हिंदी पर इसका जाएंगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा। जलोढ़ मतलब जलोढ़ द्वारा ओढ़ी हुई मिट्टी, मतलब जल के बहाव से मिट्टी आकर जमा हुई है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट हैं, खादर है, मिट्टी है, खादर है और बांगर है। तो नई को खादर बोलेंगे और जो पुरानी हो जाएगी उसको बांगर बोलेंगे। तो उत्तर भारत का जो भी मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है, ये सब में इसका बहुत ही विस्तार है। इस मिट्टी में पोटाश तथा चूने की बहुलता होती है। ठीक है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। तो भारत की कोई भी मिट्टी हो उसमें हमेशा नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, इसलिए आप लोग देखते होंगे कि उर्वरक डालते होंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम NPK नाम का उर्वरक आप लोग बहुत ज़्यादा यूज करते होंगे। तो क्यों? क्योंकि भारत की मिट्टी में ये सब है ही नहीं, इसकी कमी है इसलिए। ठीक है, तो आई होप कि इन सारी बातों का हम लोग ने मिट्टी के बारे में बहुत सारी बातें जान ली, और बहुत सारी बातें हैं मिट्टी के बारे में जानने के लिए, लेकिन अब आपको नहीं जानना है। हम लोग चलेंगे डायरेक्ट 30वें प्रश्न की ओर, जो आपका आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है। प्रश्न है कि वह मशीन रीडेबल मोड जो संख्याओं और परिवर्तित चौड़ाई की समानांतर रेखाओं के रूप में होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग फिगर के माध्यम से समझ जाइएगा। ऐसा आप लोग यदि कोई भी कुछ भी खरीदते होंगे पैकेट बंद चीज़ तो उसमें देखते होंगे काला काला ब्लैक पट्टी, इधर अंक लिखा होता है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे आप लोग बारकोड के नाम से जानते हैं। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि इसे क्या कहा जाता है? जो मशीन द्वारा रीडेबल है, मतलब मशीन ही उसे पढ़ सकता है, संख्या के रूप में लिखा होता है, लंबा लंबा समानांतर रेखाओं के रूप में होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? बारकोड में कहे होंगे। आप लोग बगल के चित्र में जो यहाँ चित्र दिया हुआ है आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि बारकोड क्या है। ठीक है, तो आई होप कि इन सभी प्रश्नों का संकलन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही आसानी से आप लोगों ने इन प्रश्नों का डिस्कशन समझ लिया होगा और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको याद भी हो गया होगा। तो आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सेट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और यदि आपने कोई भी सीरीज की वीडियो मिस किया है तो जाकर नीचे देखिए। एक बात और, टेलीग्राम पर हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर प्रत्येक दिन 12 बजे क्यूज होता है इन सारे प्रश्नों का। तो आप लोग ज्वाइन करके आसानी से इसे रिवाइज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। जय हिंद।